10.1 प्रस्तावना। राज्य की अवधारणा राजनीति विज्ञान में एक मुख्य स्थान रखती है। राज्य शब्द का उल्लेख किए बिना राजनीति सिद्धांत पर कोई चर्चा पूरी नहीं होती। राज्य वस्तुत मानव जीवन का हर पहलू छूता है, और यही कारण है बिल्कुल सही रूप से कि इसने प्लेटो के समय से ही सभी राजनीतिक तत्वज्ञों का ध्यान आकृष्ट किया है। सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करते एक प्रशासनिक तंत्र के रूप में राज्य को समझना इसके एक पहलू को समझना है। महत्वपूर्ण तो वैसे यह पहलू है, पर यह ऐसा एकमात्र पहलू नहीं है जो स्पष्ट करें कि यह क्या है। राज्य यही है जहां यह कार्य रूप में व्यवहृत है। अपने अन्य संबंधित संकेतार्थों के साथ इसका वास्तविक अर्थ अधिक स्पष्ट रूप से तब सामने आता है जब यह अपने कार्यक्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र के संबंध में समझा जाता है, जो कि वही है जो समाज है। राज्य क्या है? समाज अथवा नागरिक समाज क्या है? इन दोनों के क्या संबंध हैं और दोनों एक दूसरे के संबंध में कैसे स्थित हैं? नागरिक समाज के विषय में क्या विशेष बात है जो राज्य को एक मिन संपृक्तार्थ प्रदान करती है? ये प्रश्न राजनीति सिद्धांत के प्रसंग में महत्वपूर्ण रहे हैं और वस्तुतः है भी, तथा इन प्रश्नों के उत्तर बहुत से राजनीति सिद्धांतियों द्वारा दिए गए हैं। इन दो शब्दों राज्य और नागरिक समाज से संबंधित विषयों पर एक परिचर्चा हमें उनके अर्थों, संकेतार्थों व उन सापेक्ष परिप्रेक्ष्यों को समझने में मदद करेगी जिनमें ये दो संकल्पनाएं एक दूसरे का पालन करती हैं। 10.2 राज्य और नागरिक समाज अर्थ और लक्षण। समाज को नागरिक समाज को राजनीतिक समाज को राज्य बतलाना बड़ी आम बात है। हर एक को एक दूसरा समझने का मतलब है कि हम इनमें से किसी को नहीं समझते। जबकि समाज संकल्पना एक व्यापक शब्द है, नागरिक समाज शब्द इस प्रकार के समाज को इंगित करता है जो एक समय विशेष के प्रति निर्दिष्ट है और एक परिस्थिति विशेष में स्थित है। समाज आम भाषा में सामाजिक संबंधों की समग्रता, अभिज्ञ अथवा अनभिज्ञ, इरादतन अथवा गैर इरादतन की ओर इशारा करता है। नागरिक समाज दूसरी ओर स्वयं को जनता से संबंधित मामलों से संबद्ध रखता है। यह बात नागरिक समाज शब्द को राजनीतिक समाज की संकल्पना के नजदीक लाती है। वस्तुत दोनों ही शब्द पद पहले ही एक ऐसा समाज मानकर चलते हैं जहां शिष्टाचार या नागरिकता उनका चारित्रिक लक्षण है, परंतु नागरिक समाज उन क्षेत्रों तक फैला है जो राजनीतिक समाज की पहुंच से बहुत दूर है। परिवार की संस्था उदाहरण के लिए नागरिक समाज के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, परंतु यह ऐसा कार्यक्षेत्र है जहां राजनीतिक समाज दूर ही रहे तो अच्छा। राजनीतिक समाज में प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः राजनीतिक से संबंधित तमाम गतिविधियां आती है, परंतु यह शब्द पद राज्य शब्द की अपेक्षा अधिक व्यापक रहता है जब प्रवृत्ति को महज शासन की विषय वस्तु के रूप में लिया जाता है। यह वास्तव में आवश्यक है कि हम इन शब्दों के अर्थों को स्पष्ट रूप से समझें यदि हम उनके बीच संबंध को समझने का इरादा रखते हैं, खासकर राज्य व नागरिक समाज के बीच। 2.1 राज्य का अर्थ। राज्य स्टेट एक स्टैटो शब्द के रूप में मैकियावली 1469 से 1527 के लेखों में 16वीं सदी के शुरुआती हिस्से में इटली में नजर आया। एक निकाय विज्ञा के भाव में राज्य का अर्थ 16वीं सदी के बाद के हिस्से में इंग्लैंड व फ्रांस में सर्वमान्य हो गया। 17वीं सदी के दौरान स्टेट्सकुंस्ट शब्द रेजियन दी स्टैटो का जर्मन पर्यायवाची बन गया और कुछ बाद में स्टेट्रेक शब्द ने जस पब्लिकन का अर्थ ले लिया। देखें रॉबाइन स्टेट दी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेज खंड 14। इस प्रकार हुआ राज्य यानी स्टेट शब्द का प्रचलन। राज्य में शुरू से ही एक प्रदेश और एक राष्ट्र का उल्लेख शामिल रहा है, परंतु यह अकेले ही किसी राज्य का निर्माण नहीं करता। यह बहुत्वभाव, कानूनी व राजनीतिक प्राधिकार की अभिन्नता, समाज में आदमी के विशिष्ट बाह्य संबंधों पर नियंत्रण रखने, समाज के भीतर ही अस्तित्व रखने की ओर भी इशारा करता है। यह वो है जो यह करता है, यानी सार्वजनिक शांति व नियंत्रण की एक व्यवस्था बनाता है और इस काम के लिए बल प्रयोग व दमन प्रयोग की कानूनी शक्ति से न्यायगत होता है। एक राज्य इस प्रकार अपनी विस्तृत व्यवस्था में स्थापित होता है। यह अपनी उन संस्थाओं में स्थापित होता है जो कानून बनाती हैं और जो उन्हें लागू करती हैं, यानी विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में। यह उन नौकरशाह संस्थाओं में स्थापित होता है जो सरकार की प्रत्येक कार्यकारी शाखा से जुड़ी होती हैं। यह उन संस्थाओं में स्थापित होता है जिनको उसके मनोरथ को चुनौती मिलने पर कार्यशील होने का आह्वान किया जाता है, यथा सेना व पुलिस। राज्य इन संस्थाओं का कुल योग है। रैल्फ मिलीबैंड द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी लिखते हैं, यही वो संस्थाएं हैं, सरकार, प्रशासन, सेना व पुलिस, न्यायिक शाखा, उपकेंद्रीय सरकार तथा संसदीय समाज जो राज्य का निर्माण करती हैं। इन संस्थाओं में राज्य सत्ता निहित होती है। इन संस्थाओं के ही माध्यम से राज्य के कानून निकलते हैं और उन्हीं से शारीरिक बल प्रयोग का कानूनी अधिकार निकल कर आता है। शासन के रूप में राज्य एक व्यवस्था है, जो भी उससे जुड़ा है उसको राजनीतिक व्यवस्था अथवा राजनीतिक समाज कहा जा सकता है। इसमें एक ओर शामिल हैं संस्थाएं जैसे कि राजनीतिक दल, दबाव समूह, प्रतिपक्ष आदि, और दूसरी ओर बृहद स्तरीय उद्योगगृह, धार्मिक व जातीय संस्थाएं, श्रमिक संघ आदि। राज्य व्यवस्था से बाहर अस्तित्व रखने वाली ये संस्थाएं राज्य की कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं, कहीं उस पर हावी होकर भी और कहीं उसके साथ सहयोग करके। स्कॉट स्टेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशन एक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रेंशा एंड चाइन वह बात संक्षेप में कहते हैं जिसको नीरा चंचोक स्टेट एंड सिविल सोसाइटी राज्य का राज्य नियंत्रणवादी परिप्रेक्ष्य कहती है। राज्य को ठीक से समझने पर निस्संदेह एक कार्यकारी प्राधिकरण के नेतृत्व में और न्यूनाधिक भलीभांति समन्वय में प्रशासनिक, पुलिस, एकत्रम व सैन्य संगठनों का सेंट है। कोई भी राज्य प्रथमतः एवं आधारभूत रूप से समाज से ही संसाधन निष्कर्षित करता है तथा इनको दमनकारी व प्रशासनिक संगठनों को जन्म देने व समर्थन देने हेतु क्रियाशील करता है। इसके अतिरिक्त दमनकारी व प्रशासनिक संगठन कुल मिलाकर राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंगमात्र ही है। इन व्यवस्थाओं में ऐसी संस्थाएं हो सकती हैं जिनके माध्यम से राज्य नीति निर्माण में सामाजिक हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, साथ ही ऐसी संस्थाएं भी हो सकती है जिनके माध्यम से नीति कार्यान्वयन में भागीदारी हेतु गैर राज्यकर्ताओं को संगठित किया जाता है। इस पर प्रशासनिक व दमनकारी संगठन राज्य सत्ता का आधार होते हैं।
राज्य को अर्थ प्रदान करता दूसरा सूत्र माइकल फूको से प्राप्त होता है। पी रैबिनो सन द फूको रीडर 1987 में टूथ एंड पॉटवेयर, जो राज्य को समाज में पहले से ही विद्यमान सत्ता संबंधों पर आधारित मानते हैं, चंदोक फूको के विषय में लिखती हैं, राज्य फूको ने निष्कर्ष निकाला है, सिर्फ समाज में प्रभुत्व स्थापन व उत्पीड़न के विद्यमान संबंधों के आधार पर ही बल सकता है। राज्य के दोनों ही परिप्रेक्ष्यों को ठुकराते हुए चंचोक कहती हैं, राज्य नियंत्रण आदि स्कोप पी व अन्य समाज कीमत पर राज्य पर ध्यान लगाते हैं और फुकोलियन पद्धति में सिद्धांती राज्य की कीमत पर सामाजिक अंतरक्रिया पर एकाग्रचित्त होते हैं। उनका निष्कर्ष है कि राज्य समाज के संबंध में और समाज राज्य के संबंध में समझे जाने के लिहाज से एक सामाजिक संबंध है, क्योंकि यही सामाजिक संरचना की विधिबद्ध शक्ति है। 2.2 नागरिक समाज का अर्थ। नागरिक समाज की अवधारणा इसे एक अर्थ प्रदान करने के लिए मान्यताओं, मूल्यों व संस्थाओं की एक संपूर्ण श्रृंखला अंगीकार करती है, जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक व नागरिक अधिकार, कानून का शासन, प्रतिनिधि संस्थाएं, एक सार्वजनिक क्षेत्र और सर्वोपरि है संघों का बहुत्व। इस पर टिप्पणी करते हुए डेविड हेल्ड, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ने कहा कि यह कायम रखती है एक विशिष्ट लक्षण उस सीमा तक कि यह सामाजिक जीवन क्षेत्रों से मिलकर बनी है, घरेलू संसार, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा राजनीतिक अंतरक्रिया, जो राज्य के सीधे नियंत्रण से बाहर व्यक्तियों व समूहों के बीच निजी अथवा स्वैच्छिक प्रबंधों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। राजनीतिक अंतरक्रिया के विषय में आगे नागरिक समाज उसे भी अंगभूत करता है, जिसे यूर्गेन हैबरमस सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। नागरिक समाज के दृष्टिकोण को विस्तार देते हुए हम इसमें ये बातें भी शामिल कर सकते हैं, आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का प्राधार, आर्थिक आधुनिकीकरण, अन्य समाजों के साथ वृहद अंतरसंबद्धता, स्वतंत्र उद्यम तथा यह बात जिसका जॉन डूज वेस्टर्न पेंडिक्ल थियरी, आधुनिक प्रतिनिधि एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में उल्लेख करते हैं। चंचोक नागरिक समाज के अर्थ को इस प्रकार संक्षेप में कहती है, सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में जहां व्यक्तिजन विभिन्न प्रयोजनों से एक दूसरे के साथ आते हैं, अपने स्वाधिकार के साथ साथ एक अस्तित्वयुक्त सत्ता के पुनर्प्रस्तुतिकरण हेतु में समाज कहलाता है। यह आगे कहती है, क्षेत्र है जो कि सार्वजनिक है, क्योंकि यह औपचारिकतः सभी के लिए सुगमय है और सिद्धांततः इस क्षेत्र में अधिकारधारकों के रूप में सभी को प्रवेश प्राप्त है। नागरिक समाज की संकल्पना ये था और तैसे ही उमर कर आई जब एक सामाजिक समुदाय स्वयं को राज्य सत्ता के विशिष्ट दिशानिर्देश से स्वतंत्र संगठित करने का प्रयास करने लगा। ऐतिहासिक रूप से यह संकल्पना, चंचोक कहती हैं, तब अस्तित्व में आई जब विख्यात राजनीतिक अर्थशास्त्री मर्केंटाइलिस्ट स्टेट यानी वाणिज्यवादी राज्य की सत्ता पर नियंत्रण करने का प्रयास करने लगे। समय व्यतीत होने के साथ ही नागरिक समाज की संकल्पना उत्तरोत्तर बढ़ चली, 18वीं सदी में लोकतांत्रिक आंदोलनों के एक मुख्य घोषणापत्र का रूप लेते हुए। 2.3 नागरिक और समाज के लक्षण। राज्य एक समाज में ही अस्तित्व रखता है। यह बात राज्य व समाज को विश्लेषणात्मक रूप से भिन्न बनाती है। यह दोनों एक से नहीं है। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है और अतएव सामाजिक प्रथाओं की समग्रता समाहित रखता है, जो कि अनिवार्यतः एकाधिक है, परंतु साथ ही युक्तिसंगत भी है। एक प्रदत्त समुदाय की परंपराबद्ध रूप से आयोजित व समर्थित सामाजिक प्रथाएं बदले में अपने सदस्यों के बीच सभी प्रकार के सत्ता समीकरणों व संबंधों को स्थापित करती हैं। राज्य इन सत्ता संबंधों को एक नियत भाव और उसके द्वारा समाज को अपनी स्थिरता प्रदान करने भी कराता है। राज्य सामाजिक प्रथाओं में व्यक्त किए गए सामाजिक संबंधों को वैधता प्रदान करता है, क्योंकि यह उन्हें मान्यता देता है और वैध कानूनों के माध्यम से उन्हें विधिबद्ध करता है। इसी अर्थ में राज्य की व्याख्या एक प्रदत्त समय की सामाजिक संगठन संबंधी विधिबद्ध सत्ता के रूप में की जाती है। राज्य ऐसा माना जाता है स्वयं ही सत्ता का एक स्पष्ट और अमूर्त संगठन है, जहां तक कि यह सत्ता को औपचारिक विधि संहिताओं व संस्थाओं में चुनने, वर्गीकृत करने, स्पष्ट और नियत आकार देने तथा सुव्यवस्थित करने की क्षमता रखता है। और यह क्षमता राज्य को प्रदान करती है उसकी पदवी, सत्ता, निर्णय लेने की शक्ति, निर्णयों को लागू करने की शक्ति और उन लोगों को बाध्य करने की शक्ति भी जो उनका उल्लंघन करते हैं। परंतु राज्य, जैसा कि ऊपर माना गया है, अपनी शक्ति समाज से व्युत्पन्न करता है। यह इस अर्थ में एक विधिबद्ध अधिकार है, परंतु समाज के उस नीचे के भीतर ही जिसमें वह काम करता है। यह राज्य एक सामाजिक संबंध के रूप में और किसी प्रदत्त समाज में एक विधिबद्ध सत्ता के रूप में भी अपनी कुछ विशेषताएं रखता है। इन विशेषताओं को निम्न प्रकार कहा जा सकता है। राज्य एक सत्ता है अपने आप में संगठित। यह औपचारिक विधि संहिताओं व संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक संबंधों को विधिकृत करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने का अधिकार रखता है। यह उसे वर्गों और उसमें विद्यमान स्वायत्त प्रतिस्पर्धी गुटों से बनाते हुए राज्य को समाज में एक सुव्यक्त और अल्पकरणीय पद प्रदान करता है। राज्य विशिष्ट रूप से राजनीतिक प्रथाओं के एक सेट के रूप में उदय होता है, जी बाध्यकारी निर्णयों को परिभाषित करता है और उन्हें लागू करता है, सामाजिक जीवन के हर एक पहलू में हस्तक्षेप करने की हद तक। राज्य बल प्रयोग के सभी साधनों को एकाधिकार में लाता है। इस अधिकार को समाज में अन्य कोई भी संगठन नहीं रखता। राज्य सामाजिक संबंधों को नियत भाव और समाज को सामाजिक स्थिरता प्रदान करता है। सामाजिक व्यवस्था चंदोक के अनुसार राज्य के माध्यम से स्थापित होती है और राज्य द्वारा तय किए गए मानदंडों के भीतर ही अस्तित्व रखती है। राज्य एक प्रदत्त समाज के ढांचे के भीतर ही अस्तित्व रखता है। जिस प्रकार समाज अनेक सामाजिक बलों द्वारा विवश करने वाली बदलती परिस्थितियों का प्रत्युत्तर देता है, राज्य बदलते समाज का प्रत्युत्तर देता है। राज्य हमेशा समाज के बदलते रिश्तों को प्रकट करता है। जैसे कि समाज निरंतर स्वयं को पुनर्संपादित करता रहता है, ऐसा ही राज्य भी करता है। नागरिक समाज के उदारवादी और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्यों में बेहद अंतर है। उदासवादियों के अनुसार नागरिक समाज लोकतांत्रिक राज्यों को पहले से ही राज्यों के दायित्व, राज्य सत्ता पर नियंत्रणों, स्वैच्छिक जीवन के प्रति उत्तर प्रदत्त तथा नागरिक समाज की अंतरक्रियाओं से संपन्न मानकर चलता है। मार्क्सवादियों के अनुसार नागरिक समाज वर्ग संघर्षी, स्वार्थपूर्ण प्रतिस्पर्धा व शोषण का अखाड़ा ही है, राज्य जहां अधिकारधारक वर्गों के हितों की रक्षा करने का काम करता है। उदारवादियों के साथ साथ मार्क्सवादियों की भी अंतर्दृष्टियों को अपनाने वाली किसी नागरिक समाज संबंधी परिभाषा को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। राज्य सत्ता को नियंत्रित अवश्य किया जाना चाहिए और उसे एक स्वतंत्र नागरिक समाज की लोकतांत्रिक प्रथाओं के माध्यम से उत्तरप्रद होना चाहिए। राजनीतिक दायित्व न सिर्फ संविधानों, कानूनों व नियमों में ही न न्यस्त रहे।
प्रत्युत सामाजिक संरचना अथवा उस विषय वस्तु में भी रहे जिसे हैबरगस राजनीतिक जनता की योग्यता पुकारते हैं, जो बदले में निम्नलिखित निहितार्थ रखती है। आई इसका अर्थ है कि लोग आम मुद्दों के अखाड़े में तर्क वितर्कों तथा राज्य हस्तक्षेप से मुक्त चर्चा व संलाप में एक दूसरे के साथ आते हैं। 2 यह सूचित करती है कि यह संलाप सभी के लिए सुगमय है। और 3 यह एक ऐसे स्थान का संकेत देती है जहां सार्वजनिक चर्चा तथा बहस हो सकती है। लोकतांत्रिक मूल्य व प्रक्रियाएं सामाजिक व्यवस्था में आत्मसात करनी पड़ती है। नागरिक समाज ही समाज का सार्वजनिक क्षेत्र है। यही इन प्रक्रियाओं का स्थान निर्धारण है जिसके द्वारा व्यक्तियों व समुदायों के अनुभवी तथा बहसों व चर्चाओं में अनुभवों की अभिव्यक्ति, अभिपुष्टि व व्यवस्था का संपर्क सूत्र बनाया जाता है। यह एक रंगमंच है जहां निजी व सार्वजनिक के बीच द्वंद्ववाद के प्रबंध किए जाते हैं। यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज राज्य द्वारा उन्मुक्त किए गए समकालिक दावयोगीकरण का अतिक्रमण तथा प्रतिकार करने का प्रयास करता है। चाबेल पी सन लिटिकल डोमिनेशन इन अफ्रीका रिफ्लेक्शंस ऑन द लिमिट्स ऑफ पावर में बेयार्ड सिविल सोसाइटी इन अफ्रीका। यह एक ऐसा स्थल है जहां राज्य को आम राय तथा अनुभवों को इच्छित रूप देना निषिद्ध है। 10.3 राज्य की अवधारणा। राज्य चूंकि राजनीतिक सिद्धांत का यथार्थ मर्म है, उसे प्राचीन यूनान के समय से ही विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया गया है। कुछ के लिए यह बलपूर्वक शासन की एक संस्था है, जबकि दूसरों के अनुसार जनता के अधिकारों का यही परिरक्षक है। जबकि विप्लववादियों की भीति कुछ तो राज्य को फौरन ही समाप्त कर देना चाहते हैं, गैर मार्क्सियन रंगतलिए समाजवादियों की भांति अन्य लोग समाजवाद की स्थापना करने के लिए उसे टिका देखना चाहते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि राज्य का अर्थ भिन्न भिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न लिया गया है, हम राजनीतिक सिद्धांत में जो राज्य का प्रमुख स्थान है उससे इनकार नहीं कर सकते। हमारे लिए यह बेहतर होगा कि हम समाज की तुलना में राज्य के उस अर्थ पर चर्चा करने का प्रयास करें जो हमें अधिकांश पूर्वी राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा बतलाया गया है। 3.1 पूर्व आधुनिक परंपरा। राजनीतिक सिद्धांत में प्लेटो 428-348 ईसा पूर्व की सारी रचनाओं में एक सशक्त दुर्दांत है जो यह एक सर्वशक्तिमान शासन के पक्ष में प्रस्तुत करते हैं। समस्या जिसके पीछे प्लेटो लगे रहे यह नहीं थी कि किसी सरकार को कितना अच्छा बनाया जा सकता है, बल्कि यह थी कि सरकार को कितनी अच्छी तरह यथाविधि अधिकृत किया जा सकता है। यह सरकार का ही काम है। प्लेटो ने एक से अधिक बार अभिपुष्टि की कि यह लोगों को एक समूचा जीवन जीने में मदद करे। यह इस प्रकार प्लेटो के लिए महज एक सरकार का मसला नहीं है, वरन एक समुचित सरकार का मसला है। महज एक बाहे जैसी सरकार नहीं, बल्कि एक परिपूर्ण सरकार, वह सरकार जो उन सभी के लिए सुख शांति लाने में समर्थ हो जो उसके अंतर्गत वास करते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य रिश्तों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति अपना काम करता है और जहां राज्य का काम है कायम रहना और ऐसे रिश्तों को बढ़ावा देना। अपने गुरु प्लेटो का अनुसरण करते हुए अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व ने राज्य को इस रूप में परिभाषित किया। एक समुदाय रूप में पॉलिस। प्राचीन यूनानी राज्य के लिए पॉलिस का प्रयोग करते थे जो सर्वोच्च कल्याण हेतु अस्तित्वपरक है। उनका कहना है कि राज्य घरों व गोम्बों का एक संघ है जो नैतिक सद्गुण संपन्न जीवन में सहभागी होते हैं और उस लक्ष्य को लेकर बलते हैं जो परिपूर्ण एवं स्वसंपूर्ण अस्तित्व में विद्यमान रहता है। प्लेटो व अरस्तु दोनों तथा जहां तक उसका संबंध है सभी यूनानी पॉलिस को एक राज्य से कहीं अधिक मानते थे। यह एक प्रशासनिक तंत्र, एक सरकार अथवा एक राज्य व्यवस्था का ढंग था, बल्कि एक विद्यालय, एक चर्च भी था जो जीवन रीति हेतु दिशानिर्देश तय करता था जो उनके अनुसार और कुछ नहीं बस एक संपूर्ण जीवन व्यतीत करना था। प्लेटो और अरस्तु के अनुसार राज्य और समाज के बीच कोई भेद नहीं था। राज्य एक साधन था और समाज का एक अंग। यह समाज में स्वयं ही निमग्न था। इसके अतिरिक्त यूनानी लोग पॉलिस को एक नैतिक दृष्टि से सही सत्ता मानते थे और यही कारण था कि वे राज्य के शासकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले नैतिक दृष्टि से सही प्रकारों को ही उन्हें सौंपते थे तथा उत्तम, सुखी और परिपूर्ण जीवन। बारकर लिखते हैं, यह पॉलिस किसी कानूनी प्राधार से कहीं अधिक है, यह एक नीति आधारित शक्तिनी है। कोई भी प्राचीन यूनानी स्वयं को कभी भी पॉलिस से बिलग नहीं मानता था, वह पॉलिस का महज एक हिस्सा था, समूचे का एक हिस्सा। बारकर कहते हैं, यहाँ प्राचीन यूनान में व्यक्ति थे राज्य से मिन तो भी राज्य को आकार देते उनके साहवर्य में। वे पर भी कहते हैं ताकि जीने लायक जीवन का कोई अर्थ हरे और कंबल पॉलिस में ही उन्हें यूनानी जन को पक्का भरोसा था, उन्हें अर्थ अवाप्त हुआ। प्राचीन यूनान में राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से सही जीवन के बीच कोई फर्क नहीं था। समाज ही राज्य था क्योंकि राज्य प्लेटो के पक्ष में था और अरस्तु एक शासन शक्ति स्वतंत्र व्यक्ति, विश्व विशेषज्ञ, एक नागरिक, एक विधिकर्ता व समाज का एक सदस्य था। उसने एक शासक बतौर समाज के एक सदस्य बतौर व्यक्ति सभी व्यक्तियों समूचे समाज पर शासन किया। प्राचीन यूनानी युग के दासधारक समाज से शायद ही उम्मीद की जा सकती थी कि वह राज्य को कोई सिद्धांत दंगा, केवल ऐसा नहीं, समाज का कोई सिद्धांत सरकार के सिद्धांत से कुछ अधिक सटीक रूप से शासकों का सिद्धांत भी देगा। राज्य की अवधारणा देने का श्रेय सिसरो की कृतियों को जाएगा जो कि कोई पॉलिस नहीं बल्कि एक राष्ट्रमंडल है। प्राचीन यूनानियों की ही भांति सिसरो भी राज्य को समाज में निमग्न एक अंग यथा समाज का एक अभिन्न अंग मानते हैं। सिसरो कहते हैं, राष्ट्रमंडल तदनुसार जनता का मामला ही है और राष्ट्र किसी भी तरीके से संबद्ध हर एक जन समूह नहीं होता, बल्कि उन लोगों की एक गण्य संख्या का एक साथ उपलब्ध होना होता है जो कानून व अधिकारों के विषय में एक सर्वसम्मति द्वारा और परस्पर लामों में भागीदार होने की एक इच्छा द्वारा एकीकृत होते हैं। इस बात से सिसरो का राज्य संबंधी सिद्धांत निम्न प्रकार समझा जा सकता है। राज्य को जनसमूह यथा समाज से अलग माना जाता है। 2 लोग राज्य में प्रविष्ट हो जाते हैं जब वे कुछ निश्चित नियमों को मान लेते हैं। यह लोगों को एक कानूनी पदवी प्रदान करता है जो उन्हें कानूनी समुदाय बनाने की ओर प्रवृत्त करता है। 3 राज्य अस्तित्ववान रहता है जब लोग उसके मामलों में भाग लेने को सहमत होते हैं। सिसरो के सिद्धांत में समाज सिद्धांत से भिन्न एक राज्य सिद्धांत है। यह राज्य व समाज के बीच भेद करते हैं। उनका राज्य सिद्धांत सरकार सिद्धांत के साथ साथ एक राजनीतिक समुदाय सिद्धांत भी है।
पश्चिम में मध्यकालीन राजनीति सिद्धांत मुख्यतः ईसाइयत से संबंध रखता था, जहां सामाजिक जीवन पोप के नेतृत्व वाले रोमन कैथोलिक चर्च के अधिदेशों द्वारा नियंत्रित एक धार्मिक जीवन अधिक था। ईसाई लोग तमाम दुनिया पर राज करते थे और राजनीति चर्च द्वारा नियंत्रित होती थी। सांसारिक सत्ता को गिरजा संबंधी सत्ता से निकृष्ट समझा जाता था। राज्य बृहत्तर संसार हेतु एक पाटिप्पणी के रूप में काम करता था। राज्य मध्यकालीन यूरोपीय जगत में सिटी ऑफ गॉड, संत ऑगस्टीन यानी परमेश्वर के शहर पहुंचने के लिए साधन माना जाता था और मानव कानून को दैवी कानून, प्राकृत कानून एवं अंततः शाश्वत कानून के तहत काम करना होता था। संत थोंगस राज्य को नियंत्रित करने वाला समाज नहीं था, बल्कि वे थे जो शासन को नियंत्रित करते थे, पोप, वर्चपादरीगण, राजागण और सामंती शासक जो राज्य को नियंत्रित करते थे, यानी राज्यतंत्र। 3.2 उदारवादी व्यक्तिवादी परंपरा। 15वीं-16वीं शताब्दियों के दौरान पश्चिमी दुनिया में आधुनिक युग के प्रवेश करते ही राज्य का एक निश्चित सिद्धांत सामने आया। उदारवादी व्यक्तिवादी दार्शनिकगण हॉब्स 1588 से 1679 और उसके बाद राज्य को महज एक शासन की विषय वस्तु बनाकर राज्य और समाज के बीच एक स्पष्ट मेद करने लगे। सभी उदारवादी अपने अपने राजनीति सिद्धांत व्यक्तियों पर आधारित कर राजनीतिक सत्ता, राज्य एक साधन रूप में स्थापित करने आए। हॉब्स जैसे कुछ उदारवादी राज्य को सभी शक्तियों प्रदान करते हुए, जबकि बैंथम 1748 से 1832 जैसे अन्य इसे गैर हस्तक्षेपवादी राज्य बनाते हुए। सभी उदारवादी एक स्वायत्त व्यक्ति हेतु तर्क देते हैं, यथा वैयक्तिक स्वायत्तता हेतु वह उपाधि जो दार्शनिक पर भिन्न भिन्न है। उदारवादियों की उपाधियों में शामिल थे वैयक्तिक स्वतंत्रताएं, अधिकार इतने सेवार्पित जैसे कि स्वाभाविक, स्वामित्व, लोकाचार, कानून का शासन, मुक्त, प्रतिस्पर्धात्मक व अन्य अर्थव्यवस्था, सभी राज्य हस्तक्षेप से मुक्त रहने के लिए। आरंभिक आधुनिक राजनीति सिद्धांत राज्य और सरकार के बीच भेद नहीं कर सकता था। सभी लोग राज्य सत्ता को राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता को सरकार की शक्ति के रूप में लेते थे। मैकाइवलियन राज्य राजनीति विज्ञान में स्टेट यानी राज्य शब्द के प्रचलन का श्रेय मैकाइवली को जाता है। चाहे राजतंत्र हो या गणतंत्र, एक सत्ता राज्य होता है, जिसका अर्थ है कि यह सत्ता के लिए ही विद्यमान है और सत्ता के कारण ही अस्तित्व रखता है तथा जिसकी खास दिलचस्पी अपने ही प्राधिकार को कायम रखने, बढ़ाने और विस्तार देने में ही होती है। बोधा 1530 से 1596 के अनुसार राज्य है परम शक्तियों के साथ विभिन्न कुटुंबी व उनके सर्वमान्य मामलों की एक वैध सरकार। राज्य के मामलों को जनता से संबद्ध मानते हुए मनुष्य का अंतिम उद्देश्य साध्य अथवा अभिप्राय हॉब्स कहते हैं। उनके अपने बचाव की और एक अधिक तर्कसिद्धि जीवन की परिणामदर्शिता ही है। लॉक 1632 से 1704 के पास उदारवादी सिद्धांत प्रेरणा पाता है और राज्य स्वामित्व की रक्षार्थ एवं एक बेहतर आर्थिक जीवन के प्रोत्साहनार्थ सिद्ध होता है, क्योंकि उदारवाद पूंजीपति वर्ग के राजनीतिक तत्वज्ञान के रूप में स्थायी बन जाता है। जमहूरियती लज्जत इसमें विकास के एक बाद के चरण में आती है। आरंभिक उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत ने राज्य की भूमिका को अल्पतम सीमा तक बांध कर दिया। एक ओर अपने नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता व स्वामित्व को बाह्य आक्रमण व आंतरिक अव्यवस्था से बचाते हुए तथा दूसरी ओर न्याय व सार्वजनिक कार्य व्यवस्था एवं सुख सुविधाएं मुहैया कराते हुए, साथ ही उसकी लोगों की भलाई हेतु लेशमात्र भी भूमिका नहीं थी। पहले जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 से 1873 तथा बाद में टी ग्रीन 1836 से 1882 की थे, जिन्होंने एक ऐसे प्रेरक वातावरण को तैयार करने में राज्य की सकारात्मक भूमिका को विस्तार दिया जहां व्यक्ति जीवन का एक बेहतर जरिया अख्तियार कर सकें। मिल और ग्रीन ने राज्य के संगठन और कार्य व्यापार में लोकतांत्रिक तत्वों का समावेश किया, यद्यपि दोनों अपनी पूंजीवादी बेड़ियों को मुश्किल से ही काट सके। संक्षेप में कहने के लिए हम इसीलिए यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैकाइवली एवं बोधा जैसे आधुनिक राजनीति सिद्धांती सर्वशक्तिमान राज्य से परे शायद ही देख सकते थे। संविदावादियों, खासकर हॉब्स ने सोचा था कि नियमानुसार समाज को अस्तित्व में लाने के लिए एक सशक्त राज्य की आवश्यकता है। लॉक, रिमथ, बैंथम जैसे आरंभिक उदारवादियों ने इस दृष्टिकोण को रखा कि चूंकि समाज स्वयं को पुनर्प्रस्तुत एवं पुनर्जीवित करने की क्षमता रखता है, राज्य और उसकी सत्ता अल्पतम होनी चाहिए। परंतु बाद के उदारवादियों जे मिल, टी ग्रीन व टॉकविल ने महसूस किया कि बहुत से सामाजिक संघ सामाजिक योग्यता बढ़ाते बढ़ाते ऐसे साधन बन सकते हैं जिनके माध्यम से व्यक्तिजन एक ऐसे राजनीति सिद्धांत को रूप दे सकते हैं जो राज्य सत्ता की प्रकृति को सीमित कर सकता है। उदारवादी अनेक व्यक्तिभोगी 20वीं सदी के तीसरे व चौथे दशकों में समाज में विद्यमान अनेक संस्थाओं के लिए एक सशक्त दृष्टांत को जन्म देने में सक्षम थे, ताकि वे समाज के दावों के सामने राज्य की तुलना करते समय परवर्ती की सर्वशक्ति संपन्नता पर अंकुश सकें। 3.3 मार्क्सियन परंपरा। राज्य का मार्क्सियन सिद्धांत उदारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप में उभरा। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य व समाज दो भिन्न सत्ताएं हैं, यद्यपि राज्य समाज से स्वतंत्र नहीं है। समाज का प्रकार राज्य के प्रकार की व्याख्या करता है, समाज ही वह आधार प्रदान करता है जिस पर अन्य आधारित सिद्धांत या विवाद टिके हैं। मार्क्सवादी राज्य को किसी वर्ग समाज के एक उत्पाद रूप में लेते हुए यह मानते हैं कि राज्य आविष्ट वर्ग का रक्षण व समर्थन करती हुई और अनाविष्ट वर्ग का उत्पीड़न व अपीड़न करती हुई एक संस्था हो। उनके अनुसार राज्य वर्ग शासन का एक इंजन है, परंतु यह सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन का भी एक हथियार है। इसका नकारात्मक कार्य है पूर्ववर्ती समाज के अवशेषों को नष्ट कर देना, जबकि यह अपने रचनात्मक कार्यों से उस वर्ग की संरचना व संस्कृति का निर्माण करता है जिसके द्वारा यह चलाया जाता है। बंधोक राज्य संबंधी मार्क्सवादी सिद्धांत के 3 सैद्धांतिक क्षणों की पहचान करती हैं। प्रथम ऐसा क्षण कब रहा जब मार्क्स व एंजेल्स मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी 1848 में आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी को समग्र पूंजीवादी वर्ग के सर्वसामान्य मामलों के प्रबंधार्थ एक समिति मानते हैं। मार्क्स टुवर्ड्स ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 की प्रस्तावना में भी लिखते हैं। इन उत्पादन संबंधों की समग्रता समाज के आर्थिक प्राधार यथार्थ आधार का निर्माण करती है, जिस पर एक कानूनी एवं राजनीतिक अधिरचना जन्म लेती है और जो सामाजिक चेतना के परिभाषित रूपों के अनुकूल होती है। राज्य का यह आधार अधिरचना मॉडल निर्गुण राज्य की उदारवादी संकल्पना के प्रति परिवर्तन विरोध था, जो नागरिक समाज को अपने अधीनस्थ करते समय सर्वशक्तिमान राज्य के हेगेलियन मॉडल के खिलाफ एक प्रतिक्रिया स्वरूप भी समाज से दूर खड़ा था। दूसरा क्षण जो 1960 के दशक के आसपास और राल्फ मिलेबो एवं हमजा अल्वी के साथ आया, राज्य की प्रकृति व समाज के साथ अपने संबंध पर प्रश्न करता है। इसमें राज्य अपने ही हक में एक भिन्न सैद्धांतिक विषय के रूप में उभरता है और राज्य केंद्रिक सिद्धांत राजनीति सिद्धांत की प्रबल धारा के रूप में उमड़ा।
तीसरा सैद्धांतिक क्षण निकोपुलेंजास एवं क्लॉस ऑफ के योगदानों से संभव बनाया गया। इस क्षण देखा गया कि राजनीति सिद्धांतियों ने अवधारणाओं व सिद्धांतों के साथ पूर्वाधिकार कर लिया। ग्राम्सी, जिन्होंने नागरिक समाज के राजनीतिक विचार रूप में राज्य को वैचारिकृत कर दिया था, का अनुसरण करते हुए तृतीय सैद्धांतिक क्षण के मार्क्सवादी राजनीति सिद्धांतियों ने उस सामाजिक वर्ग के रूप में नागरिक समाज में एक सर्पिल गति से बढ़ती रुचि पैदा कर दी, जहां अर्थपूर्ण प्रथाएं, शासक व विनाशक दोनों लोकप्रिय है। 10.4 नागरिक समाज की अवधारणा। नागरिक समाज की संकल्पना पाश्चात्य बौद्धिक परंपरा से जुड़ी है। वीरगाथात्मक परिवर्तनों के साथ ही पश्चिम में नागरिक समाज का विचार उत्तरोत्तर विकसित हुआ है। अनेक कारक राज्य की संकल्पना को विकसित करने में जुटे हैं, क्योंकि यह हमारे साथ ही रहने आया है। 19वीं सदी के अंत तक इन कारकों में कुछ के उल्लेखार्थ शामिल रहे धर्मनिरपेक्ष प्राधिकरण का उदय, स्वामित्व संबंधी संस्था का विकास, निरंकुश राज्य का पतन, शहरी संस्कृति का विकास, राष्ट्रवादी व लोकतांत्रिक आंदोलनों का उदय तथा कानून का शासन। जिस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने लोकतंत्रीकरणशील अभिलक्षणों के साथ विकसित हुई है, ऐसा ही नागरिक समाज की संकल्पना ने किया है। 4.1 पूर्व आधुनिक परंपरा। यदि नागरिक समाज की धारणा अपने में इस बात का विचार रखती है कि सार्वजनिक क्या है, पूर्वाधुनिक काल को सहज रूप से नागरिक समाज की अवधारणा के विरुद्ध माना जा सकता है। प्लेटोनिक शासक अकेले ही प्रशासक होते थे और उनमें से बड़ी संख्या उन लोगों की थी जिनकी सार्वजनिक मामलों में कोई भूमिका नहीं होती थी और जो उत्पादक वर्ग का निर्माण करता था। अरस्तु की जून पिटिकनवानी मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी के रूप में संबंधी धारणा इस अर्थ में लचर थी कि एक राजनीतिक प्राणी पुरुष होता था, 2 वह अकेले ही नागरिक होता था, 3 यह अकेले ही स्वामित्व धारक होता था। जनसंख्या का शेष भाग महिलाएं, दास आदि ऑइक्स यानी असार्वजनिक संसार का निर्माण करता था और मुश्किल से ही नागरिक समाज का निर्माण करता कहा जाता था। चूंकि असार्वजनिक सार्वजनिक नहीं था, यह राजनीतिक नहीं था और इससे संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति नागरिकता अधिकार नहीं रखता था। यूनानी समाज चंदोक बताती है, वैयक्तिक स्वतंत्रता हेतु मनुष्य की कोई भी संक्राम्य अधिकार संबंधी धारणा नहीं रखता था, जो कि नागरिक समाज की आरंभिक व्याख्या का एक इतना प्रमुख अभिलक्षण बन गया। अधिकारों की अवधारणा विकसित करके कानूनी रूप से विहित और विशेष रूप से व्यक्ति के स्वामित्व से संबंध रखते हुए प्राचीन रोमन विचारणा में नागरिक समाज की धारणा ने जन्म लिया। दरअसल नागरिक समाज की धारणा को ऐसे वातावरण की आवश्यकता थी जिसमें वह अपने को डाल सके, परंतु प्राचीन रोमन विचार शायद ही उससे ऊपर जा सकता था। इसके बावजूद भी असार्वजनिक व सार्वजनिक के बीच भेद करने के प्रयास हो रहे थे, जिसमें प्राचीन रोमवासी वास्तव में सफल रहे। पश्चिम में संपूर्ण मध्यकाल के दौरान जब राजनीति को एकदम पीछे रखा जाता था, नागरिक समाज के विचार का महत्व कम हो गया। राजनीतिक के रूप में सार्वजनिक से जो कुछ भी संबंधित था, बहुत ही थोड़े लोगों तक सीमित था, जिन्हें सामंती, लॉर्ड, बैरन, ड्यूक और काउंट कहा जाता था। नागरिक समाज का विचार अज्ञातप्राय था। 4.2 उदारवादी व्यक्तिवादी परंपरा। आरंभिक आधुनिक काल में मैकियावली व बोदा के साथ राजनीति का उदय देखा गया, परंतु इस काल ने स्वयं नागरिक समाज संबंधी विचार की अनुकूल वृद्धि नहीं देखी। नागरिक समाज एक संकल्पना के रूप में अधिकारधारक व्यक्तियों, राज्य से संबंधित व्यक्तियों तथा समाज में दूसरों से संबंधित व्यक्तियों का विचार लेकर उठा। हॉब्बस व लॉक दोनों में नागरिक समाज का स्पष्ट संदर्भ है, जहां ये दोनों ही अनुबंध हो जाने के बाद प्रकृति के राज्य और नागरिक समाज अथवा राजनीतिक समाज के बीच भेद करते हैं। दोनों ही अधिकारधारक व्यक्तियों के बारे में बतलाते हैं। दोनों ने ही इन अधिकारों की रक्षार्थ राज्य की शरण ली। संविदावादियों हॉब्बस व लॉक को नागरिक समाज के सिद्धांतवादियों के रूप में लेना मुश्किल है, क्योंकि पद नागरिक समाज पर उनके प्रतिपादन एक अपरिपक्व अवस्था में है और पद उनके प्रयास राज्य व समाज पर एक युक्तियुक्त एवं विश्वासोत्पादक व्याख्या के बावजूद यादृच्छिक रहे। देखें चंचोक, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। नागरिक समाज की संकल्पना 17वीं व 19वीं शती के बीच स्पष्ट रूप से उभरी, खासकर एडम स्मिथ जैसे विख्यात राजनीतिक अर्थव्यवस्था सिद्धांतियों के सहारे। शास्त्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था ने हस्तक्षेप सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता जैसे वैयक्तिक अधिकारों की हामी भरते हुए राज्य की संस्था को उसका अवमूल्यन करते हुए सहज ही अप्रासंगिक बना दिया और नागरिक समाज की संस्था को वह रूप दे दिया जिसे मार्क्स ने इतिहास का रंगमंच कहा था। इसने नागरिक समाज की मदद की। चंदोक लिखती हैं, वैयक्तिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं के एक ऐतिहासिक रूप से उत्पन्न क्षेत्र के रूप में जहां एक दूसरे से होड़ में लोग अपने निजी स्वार्थ साधने में ही लगे रहे। राजनीतिक अर्थव्यवस्था सिद्धांतियों के लेखों से आए नागरिक समाज संबंधी विचार का आगमन को अपना आकार राज्य की तुलना में ग्रहण करना था। मिल एवं वतिंकचिल, जो यह सोचते थे कि राज्य इच्छा से अधिक शक्तिशाली हो चुका है, ने नागरिक समाज की सदा विकासमान संकल्पना में आविष्कृत यंत्र क्रियाविधि के माध्यम से राज्य की शक्ति को परिसीमित करने का प्रयास किया। चंचोक उदारवादी के इस चरण का यह कहते हुए निष्कर्ष निकालती हैं कि नागरिक समाज एक संकल्पना के रूप में मुख्यतः राज्य समाज संबंधों को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए प्रयोग किया जाता था। राज्य का विस्तार यह बोधक्षम रूप से जान लिया गया, नागरिक रणक्षेत्र के संकुचन में योगदान देगा। राज्य सत्ता सिर्फ नागरिक समाज के विस्तार के सहारे ही सीमित की जा सकती थी। पश्चिम में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया ने नागरिक समाज के लिए यह संभव बना दिया कि यह स्वयं विस्तीर्ण हो और इस प्रक्रिया में राज्य के क्षेत्र को सीमाबद्ध कर दिया, परंतु अन्यत्र नहीं। राज्य की संकल्पना ने इस प्रकार नागरिक समाज के रणक्षेत्र को सीमाबद्ध करते हुए प्रमुखता प्राप्त कर ली। हेगेल के विचार और इसी कारण मार्क्स व ग्राम्सी के विचार कुछ रुचिकर हो सकते हैं। 4.3 हेगेलियन, मार्क्सवादी और ग्राम्सियन परंपरा। हेगेल 1770 से 1831 के लेखों में राज्य व नागरिक समाज के बीच एक निश्चित संबंध है। वह राज्य को विभिन्न संस्थाओं की बढ़वार से पनपते अंततम संबंध के रूप में देखते हैं। राज्य का वर्णन सार्वत्रिकता का प्रतिनिधित्व करते परिवारों के विषय विशेष तथा नागरिक समाज संबंधी वैपरीत्य के संयोजन के रूप में करते हुए हेगेल राज्य को नागरिक समाज की अपेक्षा उच्च जिन्स के रूप में देखते हैं। हेगेल राज्य को सामाजिक संस्थाओं का उच्चतम, नवीनतम और यहां तक कि अंतिम रूप भी मानते हैं। उनके अनुसार नागरिक समाज परिवार संबंधी विषय विशेष की विपरीतता के रूप में उस मध्यवर्गीय वाणिज्यिक समाज के वैयक्तिक एवं अनुकृतकारी वातावरण हेतु एक अभिव्यक्ति है।
जिसमें संबंध बाह्य होते हैं, जो लोगों की आत्मश्चेत इच्छा द्वारा होने की बजाय आर्थिक कानूनों के अदृश्य हाथ द्वारा नियंत्रित होते हैं। अत नागरिक समाज एक नकारात्मक संस्था जैसी कि यह हेगेल के अनुसार है, वैयक्तिक इच्छाओं के अयुक्तिसंगत बलों के एक परिणाम बलकृत आवश्यकता के विषय से संबंध रखता है, जो कि जैसा कि सैवाइन हेगेल के लिए कहते हैं, इतर नैतिक अस्थायी कानूनी तथा इस कारण नीतिशास्त्र की दृष्टि से अराजक द्वारा नियंत्रित होता है। विश्व विशेष परिवार तथा वैपरीत्य नागरिक मध्यवर्ती समाज उसमें विलीन हो जाते हैं, जिसे हेगेल राज्य संयोजन कहते हैं। इस प्रकार राज्य नागरिक समाज की सार्वभौमिकता तथा परिवार की विशिष्टता एवं वैयक्तिकता को ग्रहण करता सिद्ध होता है। इस प्रकार जबकि राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांतियों ने नागरिक समाज को प्राथमिकता दी और राज्य को एकदम पीछे रखा, हेगेल ने यह स्थिति बदल दी है और वह राज्य को नागरिक समाज के स्थान पर रखते हैं। हेगेल के अनुसार अंततोगत्वा नागरिक समाज राज्य के और सम्मति हेतु व्यक्ति के मातहत आता है। परिणामस्वरूप हैमेलियन प्रतिपादन में बंचोक कहती हैं, राज्य सार्वत्रिकता हेतु उसकी रूपरेखा अथवा उस तर्काधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है। नागरिक समाज के विवाद का हल राज्य ही है और इसी कारण जनसमाज व राज्य के बीच कोई न्याय द्वैधाक्ष नहीं, सिर्फ वैधता एवं स्वीकृति है। मार्क्स हेगेल से मिन्न जिन्होंने नागरिक समाज को एक बंधक व्यक्ति बना दिया था और जिन्होंने राज्य को आदर्शीकृत किया था, नागरिक समाज को इतिहास का रंगमंच बनाने की अवस्था तक उसकी पुनर्प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं। परंतु नागरिक समाज मार्क्स का तर्क है, अपने वायदों को पूरा करने में असफल रहा है, ऐसी स्थिति पैदा करने में विफल रहा है जहां व्यक्ति आजादी और जमहूरियती बदलाव देख सके। उसे ऐसी विधियों व साधनों का सहारा लेना पड़ा जिसके माध्यम से लोग समाज व राज्य के भीतर एकीकृत हो सकें। ग्रामसी 1891 से 1937 मार्क्स का अनुसरण करते हुए और राज्य संबंधी अपना ही सिद्धांत विकसित करते हुए नागरिक समाज की वास्तविकता का ध्यान रखते हैं। उनका मुख्य कथन है कि हम नागरिक समाज को समझे बगैर राज्य को नहीं समझ सकते हैं। उनका कहना है कि राज्य को न सिर्फ सरकार के राजनीतिक तंत्र के रूप में लिया जाना चाहिए, बल्कि आधिपत्य अथवा नागरिक समाज के निजी तंत्र के रूप में भी लिया जाना चाहिए। राज्य की मार्क्सियन अवधारणा पर भरोसा करते हुए ग्रामती एक राजनीतिक संगठन के रूप में राज्य, अंगभूत राज्य, नागरिक समाज का दृश्य राजनीतिक संगठन और सरकार के रूप में राज्य के बीच भेद करते हैं। अंगभूत राज्य नागरिक समाज में स्थापित गतिविधियों के माध्यम से रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद में स्वयं को लघुकृत करता रहता है। आधिपत्य ही नागरिक समाज में व्यवहार हेतु नैतिक व मानसिक नेतृत्व प्रदान करता है। आधिपत्य ग्रामसी के अनुसार दोनों के लिए काम करता है, नागरिक समाज में प्रभुत्व संपन्न के साथ साथ सबसे निचले ओहदे के वर्ग के लिए भी। हर एक वर्ग को अवश्य ही ग्रामसी के अनुसार सत्ता हासिल करने से पहले समाज में सामाजिक संबंधों का आधिपत्यीकरण करना चाहिए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उदारवादी तथा मार्क्सवादी दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए नागरिक समाज मुख्य है। जबकि उदारवादी जन राज्य की स्वायत्तता से नागरिक समाज के पृथक्करण हेतु तर्क रखते हैं, मार्क्सवादी जन दूसरी ओर नागरिक समाज की एक वैकल्पिक परंपरा का निर्माण करते हैं, जिसमें नागरिक समाज को अपनी सभी क्षमताओं के सहारे स्वयं को हमेशा मान्य और रूपांतरित रखना पड़ता है। 10.5 राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध। राज्य व नागरिक समाज के बीच संबंध का महत्व है, जहां तक कि वह प्रत्येक की तुलनात्मक स्थिति को दूसरे के संबंध में बतलाता है। कुछ विश्लेषणों में इस संबंध का एक शून्य राशि क्रीड़ा के रूप में वर्णन किया जाता है। राज्य जितना सशक्त होगा, नागरिक समाज उतना ही कमजोर होगा, राज्य जितना कमजोर होगा, नागरिक समाज उतना ही मजबूत होगा। स्पष्टत राज्य की गतिविधि का क्षेत्र विस्तार नागरिक समाज की भूमिका कम करने में मदद करेगा, सभ्य समाज का क्षेत्र विस्तार दूसरी ओर राज्य की भूमिका घटाने में मदद करेगा। मौजूदा जमाने के आधुनिक उदारवादी समाजों में नागरिक समाज का दायरा राज्य क्षेत्र से कहीं अधिक बड़ा है, जबकि किसी भी प्रकार की तानाशाह राज्य व्यवस्थाओं में राज्य का दायरा नागरिक समाज के दायरे से कहीं अधिक बड़ा होता है। 5.1 राज्य और समाज संगठनकारी संबंध। राज्य और नागरिक समाज दो परस्पर विरोधी संकल्पनाएं नहीं है। एक संकल्पना दूसरे के साथ विवाद में नहीं पड़ती। इनमें से कोई भी एक दूसरे की प्रतिपक्ष नहीं है। दोनों को एक दूसरे का इलाका हड़पने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह इन दोनों के बीच कोई शून्य राशि क्रीड़ा संबंध नहीं है। वस्तुतः अपेक्षाकृत रूप से अधिक सशक्त राज्य नागरिक समाज की भूमिका पर एक पारितोषिक रखता है, परंतु यह किसी भी प्रकार नागरिक समाज की प्रभाविता को कम नहीं करता। इच्छा स्वातंत्र्यवादी दृष्टिकोण हेयर अथ्यानोजिक के लेखों में व्यक्त की राज्य नागरिक समाज का दमन करने की प्रवृत्ति रखता है, कमोबेश दुस्थापित है। बात की सच्चाई यह है कि राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध पारस्परिक हैं। ये संबंध अखंड प्रवृत्ति के हैं, हर एक दूसरे के महत्व को मजबूती प्रदान करता है। राज्य के बिना नागरिक समाज के सफलतापूर्वक कार्य करने की कल्पना करना दरअसल मुश्किल है। हम देखते हैं कि एक ही समय नागरिक को सीमाबद्ध किया जाता है और उसके द्वारा संरक्षण दिया जाता है। राज्य ही वह संगठित ढांचा प्रदान करता है जो नागरिक समाज संचालित करता है। नागरिक समाज राज्य के बिना ठीक से काम नहीं कर सकता। यह संगठित ढांचा, जैसा कि कानूनों एवं नियमों में व्यक्त है, सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस ढांचे का निष्पक्ष रूप से और समाज की सहभागित संस्कृति के साथ सुसंगत रीति से देख रेख किए जाने की आवश्यकता है। हम इस संगठित ढांचे के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो कि एक सामंजस्यता की स्थिति पैदा करता है और जिसके बिना नागरिक समाज अनागरिक हो जाने की संभावना रखता है। नागरिक समाज को मुखर होना पड़ता है शक्तिशाली राज्य के बावजूद, ताकि वह नौकरशाह युक्तियों को चुनौती दे सके, वरना वह सख्ती में दबकर रह जाएगा। इस प्रकार राज्य व नागरिक समाज के बीच पारस्परिकता ही है जो महत्वपूर्ण है अथवा कम से कम महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए। राज्य सत्ता का प्रयोग नागरिक समाज के बृहत्तर और अधिक व्यापक क्षेत्र में किया जाना होता है। साथ ही नागरिक समाज को राज्य सत्ता के प्रति सजग रहना पड़ता है ताकि यह निरंकुशवाद में न निकृष्ट हो जाए। 5.2 राज्य नागरिक समाज और लोकतंत्र।
इन दो संकल्पनाओं राज्य व नागरिक समाज का आपस में कोई विवाद नहीं है। लोकतंत्र दोनों को एकीकृत करता है। राज्य के दावे नागरिक समाज द्वारा मजबूत होते हैं और नागरिक समाज राज्य के माध्यम से अधिक स्थिर बनाया जाता है। दोनों को ही एक लोकतांत्रिक बांचे, लोकतांत्रिक नागरिक समाज के ढांचे के भीतर लोकतांत्रिक राज्य में काम करना होता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य व नागरिक समाज प्रत्येक के प्रभावी कार्य संचालन हेतु मिलकर काम कर सकते हैं। राज्य को लोकतांत्रिक रूप से संगठित किया जाना होता है, जहां उसकी शक्तियां विकेंद्रीकृत होती हैं और उसके कार्य पूर्व निर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं के सीतर ही संपादित किए जाते हैं। इस प्रकार के राज्य को नागरिक समाज की सदा वर्तमान मांगों का जवाब देना पड़ता है। उसकी भूमिका कमोबेश समन्वय करने की होनी चाहिए, उसको कम से कम लोगों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करना पड़ता है, उसको स्वभावतः नियामक होना पड़ता है। नागरिक समाज को अधिक मुखर और असदृश होना पड़ता है। उसे राज्य के साथ और उसका निर्माण करने वाले सभी संगठकों के भीतर निरंतर व सतत बातचीत जारी रखनी पड़ती है। उसका क्षेत्र स्वतंत्र रूप से और मुक्त रूप से निर्दिष्ट करना पड़ता है, जहां युक्तियों, जनमत और सार्वजनिक संलाप को राज्य मुक्त बनाती रहती हैं। उदारवादी लोकतांत्रिक राज्यों में राज्य व नागरिक समाज से संबंध रखने वाली शक्तियों की एक सतत अंतर्क्रिया होती रहती है। हर एक द्वारा दूसरे पर अपनी छाप छोड़े जाते हुए तानाशाह राज्य व्यवस्थाओं में राज्य सत्ता को नागरिक समाज के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है और नागरिक समाज राज्य में एकीकृत हो जाता है। राज्य नागरिक समाज की ही बात करता है। लोकतंत्र अकेले ही राज्य को नागरिक समाज से मिलाता है। राज्य ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता यदि वह लोकतंत्र से भाराक्रांत न हो। नागरिक समाज का अस्तित्व बना नहीं रह सकता जब तक कि यह लोकतांत्रिक रूप से संरचित न हो और लोकतांत्रिक रूप से काम न करता हो। कोई लोकतांत्रिक राज्य बना नहीं रह सकता यदि वह अवरोधक, अवपीड़क, निषेधक और थोपा हुआ हो। वह नहीं अस्तित्व रख सकता यदि यह नागरिक समाज को परिपूर्ण व्यवस्था में प्रस्तुत न करे। वह नहीं बना रह सकता यदि यह लोगों को अधिकारों व स्वतंत्रताओं की गारंटी न दे। इसी प्रकार एक लोकतांत्रिक नागरिक समाज कायम नहीं रह सकता यदि यह सार्वजनिक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को काम करने की इजाजत न दे। वह नहीं बना रह सकता यदि एक एक नागरिक राज्य पर समान दावा न रखे, यदि हर एक नागरिक को मनुष्य के रूप में सम्मान न मिले।